Hello friends, welcome back to my channel. My name is Tapesh Sharma and I will teach you zoology of class 11th and 12th and for all NEET also. तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि लंग्स और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसमें कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं, ट्रैकिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स वगैरह वगैरह। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा थोरैसिक चैम्बर। देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। थोरैसिक चैम्बर में ही हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हम कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि लंग्स हमारे थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। आज हम जानेंगे ये थोरैसिक चैम्बर किससे मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज आपका थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर तो बेसिकली आपका थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब एयर पैक्ड चैम्बर होता है। और ये चार चीज़ों से मिलकर बना होता है: रिब्स, वर्टिबल कॉलम, आपका स्टर्नम एंड डायफ्राम। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये आपका एक एयर टाइट चैम्बर होता है। अब जानते हैं किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फॉर्म्ड। तो सबसे पहले जानते हैं डोर्सली किससे बना होता है। ये डोर्सली आपका बना होता है वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रली ये बना होता है आपका स्टर्नम से। लेटरल साइड में ये आपका बना होता है आपकी रिब्स से। और बॉटम साइड में, बॉटम में होता है इसके डायाफ्राम। तो ये पीछे की साइड यानी डोर्सली, डोर्सली आपको वर्टिबल कॉलम ही होता है, ये उससे बना होता है। वेंट्रल यानी ये सामने, ये आपका स्टर्नम है, उससे बना होता है। लेटरल मतलब आजू बाजू की साइड, ये आपका रिब्स से कवर्ड रहता है। और नीचे की साइड आपका ये डोम शेप में डायाफ्राम से कवर्ड रहता है। तो ये होता है आपका थोरैसिक चैम्बर। और एक और इम्पोर्टेंट नोट डाल के हम लिखेंगे
कि थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में अगर कोई चेंज होता है तो वो डायरेक्टली आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में। तो अगर आपका थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा तो आपको पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber will directly reflected in the pulmonary volume। मतलब अगर आपका थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। मतलब ब्रीदिंग होती कैसे है, मतलब इस ब्रीदिंग आपकी मसल्स की हेल्प से होती है। इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल, डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल मसल्स वगैरह वगैरह। तो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले हम जानते हैं आपके ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल हेल्प करती हैं आपकी। मसल इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। सबसे पहला इसमें आपका होता है डायाफ्राम। फर्स्ट हो गया आपका डायाफ्राम। ये डायाफ्राम भी खुद एक मसल होता है जो फ्रेनिक मसल्स का बना होता है। ये डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब भी अभी हम आगे नॉर्मल एक्सहेलेशन और नॉर्मल इनहेलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इसके फ्लैट भी हो जाता है कभी कभार। नॉर्मल इनहेलेशन के टाइम पर ये डोम से अपना शेप फ्लैट कर लेता है, मतलब ऐसा डोम शेप्ड होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। देन आपकी सेकंड होती हैं आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें आपकी दो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को हम शॉर्ट फॉर्म में EICM बोलते हैं।
और इंटरनल इंटरकोस्टल को हम IICM बोलते हैं। तो ये मसल्स भी आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। इसमें आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेन काम करते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल अगर हम फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें उसमें आपके काम आती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल इनहेलेशन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। देन उसमें आपकी होती हैं आपकी एब्डोमिनल मसल्स। थर्ड हो गई आपकी एब्डोमिनल मसल। ये भी आपके फोर्सफुल एक्सहेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन के वक्त ही काम आती हैं। वैसे नॉर्मल में इनका कोई ज़्यादातर मेन फंक्शन होता नहीं है। देन अब आप पढ़ते हैं मैकेनिज्म, मतलब प्रिंसिपल क्या है ब्रीदिंग के बिहाइंड, मतलब ब्रीदिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो पार्शियल प्रेशर के मैकेनिज्म पर वर्क करती है। मतलब एयर का मतलब पार्शियल प्रेशर, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से एयर लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। आपकी एयर का पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में 760 mm ऑफ Hg, वो हाई होता है, और आपकी एल्वुलस में एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। तो अभी ये एयर बाहर से अंदर की तरफ आती है, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर से गैस लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। Basically, air moves from high partial pressure to low partial pressure। पार्शियल प्रेशर आपका हर एक इंडिविजुअल गैस का अलग अलग होता है। पार्शियल प्रेशर आपका प्रेशर ऑफ गैस होता है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब किसी एक गैस का प्रेशर बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर में, उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मल इनहेलेशन। उससे पहले हम एक चीज़ लिखेंगे नॉर्मल इनहेलेशन से पहले नोट डाल के, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब अगर प्रेशर में कोई चेंज होगा देन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा आपका।
इसका मतलब अगर हमें प्रेशर को चेंज करना है तो हमें उससे पहले वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। इफ प्रेशर नीड्स change, then change वॉल्यूम। तो मतलब अगर हमें प्रेशर को चेंज करना है तो उससे पहले हमें वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को चेंज करने के से पहले, तभी आपका प्रेशर चेंज होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के बारे में कि नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है, लेकिन आप उससे पहले इसे नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल इनहेलेशन के बारे में कि नॉर्मल इनहेलेशन कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल इनहेलेशन। तो सबसे पहले आपका जो प्रेशर बाहर का होना चाहिए एटमॉस्फेयर का, वो ज़्यादा होना चाहिए आपके थोरेसिक चैम्बर के प्रेशर से। मतलब आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके थोरेसिक चैम्बर से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रेशर प्रेशर आउटसाइड शुड बी मोर इन कंपैरिजन टू द प्रेशर ऑफ थोरेसिक चैम्बर। देन आपका प्रेशर बाहर का जो प्रेशर है उसे तो वो तो फिक्स रहता है, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिक्स रहता है। लेकिन आपके थोरेसिक चैम्बर के प्रेशर को तो हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम में चेंज करके। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर प्रेशर को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। तो आपके थोरेसिक चैम्बर के प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं। तो पी प्रेशर, पी आउटसाइड का मतलब प्रेशर, पी का मतलब इधर है प्रेशर, आउटसाइड होता है फिक्स होता है। इन अंदर के प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करके। देन आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए अगर, लेकिन ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा कैसे, तो ये आपकी दो मसल्स में काम आती है। अभी पता है, अभी मैंने बताया था ना, आपकी मसल्स ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, तो ये ऐसे ही करती हैं। एक होता है सबसे पहले आपका डायाफ्राम, देन आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी EICM। तो डायाफ्राम सबसे पहले आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है डोम से, ऐसा फ्लैट हो जाता है, डोम शेप का होता है आपका डायाफ्राम, तो फ्लैट हो जाता है। देन आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंटीरियर पोस्टेरियरली, मतलब आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एंटीरियर पोस्टेरियरली, आप मतलब बढ़ जाता है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम। देन आपका प्रेशर ऑफ थोरेसिक चैम्बर भी डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो थोरेसिक चैम्बर में प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाता है। और आपकी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होता है आपका वो कम हो जाता है। ऐसे ही सेम आपका इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। रिप्स और आपकी जो लिफ्ट होती हैं साइड में, और आपका स्टर्नम वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं। रिप्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मूव करते हैं आपके रिप्स और स्टर्नम। देन आपका वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज डॉर्सोवेंट्रली, आपकी जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है डॉर्सोवेंट्रली। देन आपका प्रेशर ऑफ थोरेसिक चैम्बर कम हो जाता है एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और ये सब मिला जुला के आपकी एयर अंदर आ जाती है। इसी को हम नॉर्मल इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो ये आपकी नॉर्मल इनहेलेशन था। ऐसे ही आपका सेम नॉर्मल एक्सहेलेशन होता है, बस उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन,
तो इसमें सबसे पहले आपका जो प्रेशर होना चाहिए आउटसाइड का वो कम होना चाहिए थोरेसिक चैम्बर के। नॉर्मल इनहेलेशन में आपका ज़्यादा होना चाहिए था और इसमें कम। प्रेशर आउटसाइड लेस कंपेयर टू थोरेसिक चैम्बर। देन आपका प्रेशर आउटसाइड फिक्स रहता है, लेकिन अंदर के प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं सेम नॉर्मल एक्सहेलेशन की तरह। पी आउटसाइड फिक्स, pressure inside can be changed by changing volume। देन आपका प्रेशर कम होना चाहिए, और ये किसकी वजह, और ये प्रेशर आपका कम कौन करेगा? आपका डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल वो आपकी फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम आती है, जो हमें नहीं पढ़ना है। आपका इधर आ जाएगा डायाफ्राम, ये आपका रिलैक्स हो जाएगा सबसे पहले, मतलब फिर से डोम शेप का हो जाएगा फ्लैट से। और ये इधर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी आपके रिलैक्स हो जाएंगी। देन ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब डोम शेप्ड हो जाएगा वापस फ्लैट से। और रिप्स और स्टर्नम जो है आपकी वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर देंगे, मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। रिप्स एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट becomes dome from flat। देन इसके बाद आपका वो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो कम हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियरली, और प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियरली और प्रेशर इंक्रीज। सेम इधर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम आपका डॉर्सोवेंट्रली डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज डॉर्सोवेंट्रल, और प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा। प्रेशर जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा दोनों तरफ। इधर भी आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो ये था आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ स्टेप्स को आप चेंज कर सकते, आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम नोट डाल के लिखेंगे कि हम इंक्रीज कर सकते हैं ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बाय फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, लेकिन हमें फुल डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोट डाल के लिखना है।
नोट डाल के हम लिखेंगे वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज forceful inhalation and forceful exhalation by the help of muscle, मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और आपकी एब्डोमिनल मसल्स की वजह मदद से हम आप अपनी ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन के प्रोसेस से। मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन मतलब पूरी जोर लगा के आप इनहेल करना, और फोर्सफुल एक्सहेलेशन पूरी जोर लगा के मतलब एक्सहेल आउट करना, उसे हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन बोलते हैं। किसकी? बाय द हेल्प ऑफ IICM and abdominal muscles। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, मतलब आपका टाइडल वॉल्यूम, IRV, ये सब वगैरह, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में कि अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वो चीज़ें होती हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान एक्सेल डिफरेंट कंडीशंस में एक्सेल और इनहेल की प्रोसेस को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। मतलब डिफरेंट कंडीशन में वो किस पे एक्सेल करेगा, किस पे से एक्सेल इनहेल करेगा, वो सब। तो ये एयर के डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिफरेंट कंडीशंस पे। उससे पहले हम एक हेल्दी नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन की ब्रीदिंग रेट जान लेते हैं। ब्रीदिंग रेट अडल्ट्स की होती है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। अब 12 से 16 टाइम्स पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार हम। वॉल्यूम, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपके होते हैं डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल। मतलब वॉल्यूम एयर की डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम जो पर्सन एक्सहेल आउट कर सकता है और इनहेल कर सकता है, मतलब अंदर ले सकता है और बाहर छोड़ सकता है डिफरेंट कंडीशंस पे। A person can inhale
और exhale in different conditions, उसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब ये वॉल्यूम होता है एयर का जो एक हेल्दी ह्यूमन इनहेल कर सकता है और एक्सहेल कर सकता है अलग अलग कंडीशंस में। और इसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की मदद से हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। आपको मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मेजर करने वाला स्पायरोमीटर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। नहीं, उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट कैन बी measured by a device named spirometer। आपको स्क्रीन पर स्पायरोमीटर की इमेज दिखाई दे जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो चलो हम पढ़ते हैं हम टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट। ये आपका होता है इट द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल। मतलब एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली मतलब कोई भी कंडीशंस ना हो, डिफरेंट कंडीशंस, उसमें एक नॉर्मल इंसान इनहेल और एक्सहेल कर रहे वो। ये होता है इट इज अ वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है डेट अ नॉर्मल पर्सन इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली। ये वो वॉल्यूम होता है जैसे एक पर्सन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। इसका ये होता है आपका 500 ml। आपका टीवी शॉर्ट फॉर्म में से हम टीवी भी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम को। आपका टीवी होता है 500 ml। MRV मतलब मैक्सिमम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपका फॉर्मूला होता है आपका टीवी इंटू ब्रीदिंग रेट, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीदिंग रेट। तो आपका MRV होता है टीवी इंटू ब्रीदिंग रेट, यानी 500 इंटू 6, 500 इंटू 12 to 16 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका आ जाता है 6,000 से 8,000 पर मिनट। 16 मिनट, तो ये आ जाता है आपका 6,000 से 8,000 पर मिनट। तो ये था आपका टाइडल वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी इनहेल कर सकते हैं बाय फोर्सफुल इनहेलेशन, उसे हम आईआरवी बोलते हैं। ये आपका होता है 2500 से 3000 ml। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सेकंड आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी आफ्टर नॉर्मल inhalation we can inhale additional volume of air by forceful inhalation। उसे हम कहते हैं आपका इंस्पायरेटरी। आप सोच रहे होंगे मैं नीचे बार बार क्या देख रहा हूँ, तो ये नीचे मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो उधर से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दूंगा मैं आपको, क्योंकि टेलीग्राम शायद मे भी डिलीट हो जाए, आप जानते हैं रीजंस की वजह से। तो उधर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। अरे ये तो मैंने बताया नहीं। ये होता है आपका 2500 से 3000। आईआर भी होता है आपका 2500 से 3000 ml। अब पढ़ते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी सेम नॉर्मल इनहेलेशन की वो आईआरवी की तरह ही होता है। इसमें हम एक्सेल आउट कर सकते हैं एडिशनल एयर बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन एक्सेलेशन we still exhale some volume of air, we still exhale sorry. After normal exhalation a person can exhale some volume of air by forceful exhalation, which we called expiratory reserve volume।
सॉरी बीच में मैं थोड़ा अटका उसके लिए सॉरी। हाँ, होप समझ पाएंगे आप, नया नया मैंने पढ़ाना चालू किया है तो। ये इसका ये होता है आपका 1000 से 1100 ml। ईआर भी होता है आपका 1000 से 1100 ml। देन आपका बचता है रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। आर। तो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद भी आपके अमाउंट में कुछ, आपके लंग्स में कुछ अमाउंट में एयर हमेशा रहती है, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये आपकी 1100 से 1200 ml तक होती है। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन some amount of air remain in lungs। और ये होती है आपकी 1100 से 1200 ml। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।